नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। जिन 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा पर कई हफ्तों से लोगों की नजर थी, चुनाव आयोग ने उसका ऐलान कर दिया। 5 राज्यों में चुनावी चौसर बिछ चुकी है और कई राजनीतिक पार्टियां इस पर वोट फेंकने के लिए कमर कस चुकी हैं। 4 फरवरी से लेकर 8 मार्च के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले चुनाव से इस बार बहुत कुछ अलग है। चुनावी समीकरण बदल चुके हैं, मुद्दे अलग हैं और राजनीतिक पार्टियों के दांव भी इस बार काफी अलग दिख रहे हैं। 11 मार्च को इन सभी राज्यों के जब चुनाव नतीजे आएंगे तो हालिया भारतीय राजनीति में इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच चुनाव के ऐलान के बाद सबकी निगाहें अब इस बात पर हैं कि चुनावी मैदान में राजनीतिक पार्टियां किस रूप में सामने उतरेंगी। सबसे ज्यादा नजर समाजवादी पार्टी के रुख पर है, लेकिन सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पंजाब और गोवा भी इस बार खास हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। वहीं मणिपुर में इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। तो विशेष में आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और दिखाएंगे कि इन राज्यों के समीकरण क्या हैं और पिछले चुनाव के क्या नतीजे थे। शुरू करते हैं आज का विशेष। जी हां, तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में 11 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 7 तो मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा और बाकी राज्यों में एक ही चरण में मतदान होना है। मतगणना 11 मार्च को होगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 15 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिनमें 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को मतदान होगा। चौथे चरण में 12 जिलों की 53 सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 11 जिलों की 52 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। छठे चरण की 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को मतदान होगा। सातवें चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। Commission is determined to ensure strict compliance along with uniform application to all political parties, ruling or opposition. And Commission will also invoke provisions of substantive laws while enforcing Model Code of Conduct. पंजाब की 117 सीटों पर एक चरण में ही चुनाव होगा। यहां 4 फरवरी को मतदान होगा। गोवा की सभी 40 सीटों पर भी 4 फरवरी को ही वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा। तो वहीं पूर्वोत्तर के मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। 4 मार्च को पहले चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 8 मार्च को दूसरे और आखिरी दौर में 22 सीटों पर मतदान होगा। The limit of expenses for candidates is 28 lakhs for UP, Punjab and Uttarakhand and 20 lakhs for Manipur and Goa. चुनाव आयोग इस बार कुछ नई चीजें भी आजमाने जा रहा है। ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीर होगी। वोटर स्लिप के साथ हर परिवार को रंगीन वोटर गाइड भी दी जाएगी। सभी मतदान केंद्र के बाहर वोटर असिस्टेंट बूथ होगा। पिछली बार 3 बूथों के लिए एक असिस्टेंट था। शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों के लिए खास बूथ बनाए जाएंगे। सेना, अर्धसैनिक बल के जवान और दूतावासों में काम करने वाले ऑनलाइन वोटिंग कर सकेंगे। उम्मीदवारों को हलफनामा देना होगा कि उनके पास भारत के अलावा किसी भी दूसरे देश की नागरिकता नहीं है। उन्हें यह भी हलफनामा देना होगा कि उनके ऊपर बिजली, पानी, टेलीफोन और सरकारी आवास का कोई बकाया नहीं है। Candidates will be required to open accounts in their banks and as per our directions, expenses above rupees 20,000 will be made out of this bank account and will be through check. पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल
18 मार्च को खत्म हो रहा है। उत्तराखंड का 26 मार्च को तो उत्तर प्रदेश का 27 मई को। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही उठापटक से लेकर बीजेपी के दांव और बीएसपी की रणनीति ने प्रदेश की राजनीति में रोमांच भर दिया है। 403 सीटों वाले इस प्रदेश में मतदान कराना भी आसान नहीं है। चुनाव आयोग ने इसके लिए भारी भरकम तैयारियां की हैं और यूपी में इस बार 7 चरणों में मतदान होना है, जो हमने आपको दिखाया। लेकिन आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण, वहां के मुद्दे और पिछले चुनाव के नतीजे। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आबादी करीब 20 करोड़ है। कुल आबादी का 21.1% दलित हैं, जबकि करीब 40% आबादी पिछड़ों की है। अगड़ों की हिस्सेदारी 19% है, जबकि मुस्लिम आबादी 20% से थोड़ी ज्यादा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। इनमें से 85 अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं। राज्य में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा कई छोटे दल भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुझे लगता है कि वोट छवि पे पड़ता है। अगर कुछ व्यक्तियों की जेब में वोट होता तो वो व्यक्ति हमेशा जीतते रहते। एक सरकार बहुत बहुमत से बनती है और उसके बाद बड़ी भारी अंतर से हार जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है, जो हार और जीत में अंतर करती है, वो कॉमन मैन है। और मुझे लगता है कि कॉमन मैन, कोई भी सर्वे कराइए, कॉमन मैन अखिलेश जी को बहुत ही दिल के पास पाता है। इस बार राज्य में करीब 14 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 7.7 करोड़ पुरुष और 6.3 करोड़ महिला हैं। राज्य में जातिगत राजनीति की जड़ें गहरी हैं। इसके बावजूद इस बार विकास, कानून व्यवस्था, कालाधन और नोटबंदी भी बड़े राजनीतिक मुद्दे हैं। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिसमें देश की आम जनता अपनी कमाई के ही एक एक पैसे के लिए लाचार ना बनी रहे। अपनी नोटबंदी का फायदा बताने के लिए कितना कालाधन सामने आया, कितना भ्रष्टाचार पर रोक लगी, कितना आतंकवाद की गतिविधियों पे कम हुआ। उत्तर प्रदेश में लगातार दुराचार की घटनाएं बढ़ी हैं इन घटनाओं के बाद, और यह नजरिया यह प्रकट करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालात क्या हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या करीब 12 करोड़ 75 लाख थी। विधानसभा चुनाव में राज्य में कुल 222 राजनीतिक दलों के 6,839 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही, उसे 80 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में बीजेपी ने 47 और कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। ज़ैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के उतरने से पंजाब में इस बार दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को इस बार दो तरफा चुनौती मिलने वाली है। एक चरण में प्रदेश में चुनाव होना है और ज्यादातर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की शुरुआती सूची जारी कर दी है। चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं पंजाब के समीकरण पर। उत्तर भारत के अहम प्रदेश पंजाब में चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। एक ही चरण में यहां 4 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन प्रचार का आगाज यहां हफ्तों पहले हो चुका है। सारी पार्टियों के आला नेता इन दिनों मैदान में पसीना बहा रहे हैं। लेकिन पंजाब इस बार इसलिए खास है क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी यहां मजबूत दावेदारी पेश करती हुई नजर आ रही है। देश के और समाज के और इंसानियत के लिए काम करता है। इससे पहले दशकों से यहां मुकाबला मोटे तौर पर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच ही रहा है, लेकिन चुनावी चौसर में हर पार्टी इस बार जीत के दावे कर रही है। ये लोग केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं। हमारी मैनिफेस्टो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कई महीनों से हमने बनाया है। हमने चेक किया है
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को दिया है। उन्होंने देखा है और उन्होंने उनको पसंद आया, वो लॉन्च करने लगे हैं। जब अगले 2-4 दिनों में हम करेंगे। किसानी खत्म हो गई, इंडस्ट्री खत्म हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सारी बातें हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में डाली है। अगले 1.5-2 साल सारे प्रोजेक्ट बन जाएंगे तो मैं कह सकता पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चंडीगढ़ च इलेक्शन होया, क्लियर मैसेज जनता ने दिता है कि जो चंडीगढ़ होया वही पंजाब च होना है। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। क्षेत्रफल के हिसाब से पंजाब देश का 20वां और आबादी के हिसाब से 16वां बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ की राजनीति प्रदेश के आकार से कहीं ज्यादा रसूखदार रही है। पंजाब की 2 करोड़ 77 लाख की आबादी में 1 करोड़ 92 लाख मतदाता हैं। इनमें से 98.57% लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र है। पंजाब की 117 सीटों के लिए 18 जनवरी को नामांकन भरे जा सकते हैं। 19 जनवरी तक पर्चों की जांच होगी, जबकि 21 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 4 फरवरी को पंजाब में एक ही चरण में वोटिंग होगी, जबकि 11 मार्च को बाकी 4 राज्यों के साथ यहां के भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। 117 में से 34 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में यहां 19,724 पोलिंग बूथ थे, जिसे 14.5% बढ़ाकर इस बार 22,600 कर दिया गया है। 18 मार्च को यहां की विधानसभा की अवधि खत्म हो रही है, लिहाजा उससे पहले ही नई सरकार का गठन यहां होना है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2012 में निर्दलीय के अलावा 37 पार्टियों के 1078 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और 56 सीट जीतकर शिरोमणि अकाली दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस 46 सीट जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी, जबकि बीजेपी के खाते में 12 सीटें आईं। 3 सीटों पर निर्दलीय को जीत हासिल हुई। शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। पंजाब के अंदर अकाली भाजपा गठजोड़ और कांग्रेस के बीच में संघर्ष हुआ करता था, यानी 2 पक्षों के बीच में चुनावी लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने इस लड़ाई को तितरफा बना दिया है। तितरफा बना देने से वहाँ की लड़ाइयाँ भी पेचीदा हो गई हैं। ये समझना मुश्किल है कि किसके पक्ष में मतदाता जाएंगे। तो ये इन चुनावों की पहली खास बात है, जो कि पिछली बार से अलग है। वहाँ आम आदमी पार्टी एक बहुत सशक्त लड़ाई में आई है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की संभावना है कि वो सरकार बना ले। ये एक चर्चा है, होगा कि नहीं होगा ये दूसरी बात है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी वहाँ जीतती है तो अरविंद केजरीवाल, जो कांग्रेस मेन विपक्ष नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में जो कांग्रेस का एक दबदबा हुआ करता था, वहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के विरोधी के रूप में उभर के आएंगे। असल में पंजाब में शुरुआत से ही कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1960 के दशक में शिरोमणि अकाली दल ने यहां अपना मजबूत आधार बनाया और 1967 में पहली बार सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद से पंजाब की राजनीति इन्हीं दोनों पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले कुछ महीनों से खेती किसानी के अलावा नशे का चुनावी मुद्दा चर्चा में छाया हुआ है। रोजगार और उद्योग धंधों के बुनियादी मसलों पर भी मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें जारी हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात होगी गोवा और उत्तराखंड की। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो यह है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मोरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ, कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए।
कलम के सफर का नया अंदाज, श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। कलम गवाह है, देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो गोवा देश का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन सियासी नजरिए से राज्य खासा महत्वपूर्ण है। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा से ही आते हैं, वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो आयुष मंत्री श्रीपद येसो नायक भी गोवा से ही आते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत भी गोवा से ही हैं। आइए एक नजर डालते हैं गोवा पर। अरब सागर के किनारे बसा खूबसूरत राज्य गोवा। कहा जाता है कि एक बार जो गोवा आया वो यहीं का होकर रह गया। यहाँ आपको खूबसूरत समुद्री किनारे और आधुनिकता की चकाचौंध मिलेगी, तो सीधे साधे और सरल गोवा के गांव भी। गोवा एक बार फिर तैयार हो रहा है लोकतंत्र के सबसे बड़े जश्न यानी चुनावों के लिए। सियासी नजरिए से देखें तो यहाँ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, महाराष्ट्रवादी गौमंतक पार्टी और गोवा विकास पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन इस बार सबकी निगाहें पहली बार चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी पर भी होंगी। गोवा की कुल 14,57,723 की आबादी में से 10,85,271 मतदाता हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें से 99.55% लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को हर मतदाता तक फोटो वोटर स्लिप पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इस बार वोटर स्लिप के आकार और डिजाइन में बदलाव किए हैं। गोवा विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। पिछले चुनाव में यहां 1612 पोलिंग बूथ थे। आयोग ने इस बार 30 बूथ बढ़ाकर इनकी संख्या 1642 कर दी है। 18 मार्च को यहाँ की विधानसभा की अवधि खत्म हो रही है, लिहाजा उससे पहले नई सरकार का गठन होना है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2012 में निर्दलीय उम्मीदवारों के अलावा 17 पार्टियों के 215 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और 21 सीट जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस 9 सीट जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी, जबकि निर्दलीय समेत अन्य के खाते में 10 सीटें गईं। पिछली बार मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और दिसंबर 1961 में ये भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। शुरुआत में गोवा, दमन और दीव में मिलकर सरकार बनती थी। साल 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। शुरुआत में कांग्रेस के दबदबे के बाद बीजेपी ने पहली बार 1999 में सत्ता में दखल दिया। इस साल बीजेपी ने गोवा पीपल्स कांग्रेस को समर्थन देकर सरकार बनवाई।
हालांकि अगले ही साल यानी 2000 में यहां चुनाव हुए और बीजेपी ने अकेले सरकार बना दी। 2005 से लेकर 2012 तक हुए चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। 2012 में मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में काबिज होने में कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड को राज्य के तौर पर अस्तित्व में आए 16 साल हुए हैं। बावजूद इसके इस छोटे से राज्य ने 8 मुख्यमंत्री देख लिए हैं। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस में ही अमूमन मुख्य मुकाबला होता रहा है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों समेत निर्दलीय विधायक भी सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखते हैं। पिछले 1-1.5 साल में यहाँ की राजनीति में बहुत नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिले। ऐसे में मौजूदा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड के सियासी सफर पर। देश के उत्तरी हिस्से में चीन और नेपाल की सीमा से सटा उत्तराखंड दुनिया भर में ये राज्य देवभूमि के नाम से मशहूर है। मध्य हिमालयी क्षेत्र होने के नाते ये इलाका खूबसूरती से सराबोर है। अलग राज्य के लिए लंबे संघर्ष के बाद राज्य के तौर पर उत्तराखंड सन 2000 में अस्तित्व में आया। हालांकि आजादी के बाद से ही यहाँ के राजनेता देश की राजनीति के बड़े चेहरे रहे। गोविंद वल्लभ पंत, हेमंती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, मुरली मनोहर जोशी, बीसी खंडूड़ी और भगत सिंह कोश्यारी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता उत्तराखंड से ही आए। 16 साल के अपने छोटे से सफर में राज्य ने 3 बार विधानसभा चुनाव देखे, लेकिन सियासी उठापटक के चलते अब तक 7 अलग अलग मुख्यमंत्री भी देख लिए। राज्य में अब तक बीजेपी और कांग्रेस ही सरकार बनाते आए हैं और इस बार भी इन्हीं दोनों दलों के बीच में रस्साकशी देखने को मिलेगी। राज्य की कुल 1,11,06,752 आबादी में से 73,81,000 मतदाता हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य के 100% लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र हैं। चुनाव आयोग ने हर मतदाता के लिए फोटो वोटर स्लिप जारी करने के निर्देश हर जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिनमें से 13 सीट अनुसूचित जातियों के लिए और 2 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में यहां 9,744 पोलिंग बूथ थे। आयोग ने इस बार करीब 11% बूथ बढ़ाकर इनकी संख्या 10,854 कर दी है। 26 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा की अवधि खत्म हो रही है, लिहाजा उससे पहले नई सरकार का गठन जरूरी है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2012 में निर्दलीय उम्मीदवारों के अलावा 43 पार्टियों के 788 उम्मीदवारों ने यहां चुनाव लड़ा। 32 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट कम यानी 31 सीटें मिली, जबकि निर्दलीय और अन्य के खाते में 7 सीटें गईं। लंबी खींचतान के बाद बीएसपी, उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलीय विधायकों ने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पीडीएफ बनाया और कांग्रेस को समर्थन देकर सरकार बनाई। उत्तराखंड में इस बार के चुनाव काफी दिलचस्प होंगे। दरअसल कुछ ही महीने पहले राज्य के 9 कांग्रेसी विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में पार्टी और सरकार से बगावत कर दी थी। बाद में इन सभी को अयोग्य ठहरा दिया गया और सभी बागी विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। इस प्रकरण से कांग्रेस की अंतर्कलह जग जाहिर हो गई। हालांकि 9 कांग्रेसी विधायकों को पार्टी में शामिल कराने पर बीजेपी के भीतर भी कई राय दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च को खत्म हो रहा है। इससे पहले राज्य में विधानसभा की 60 सीटों के लिए चुनाव होना है। आइए जानते हैं मणिपुर में क्या हैं चुनावी मुद्दे और वहां के चुनावी समीकरण फिलहाल क्या हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा खूबसूरत राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की आबादी 27 लाख से ज्यादा है। राज्य में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में चुनाव 2 चरण में होगा। 4 फरवरी और 8 मार्च को होने वाले मतदान में राज्य के करीब 17 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मणिपुर की गिनती उन राज्यों में है जहां 100% मतदाताओं के पास फोटो युक्त पहचान पत्र हैं। मणिपुर पहले केंद्र शासित राज्य था। 1963 में पहली बार राज्य में विधानसभा का गठन हुआ। 21 जनवरी 1972 को सरकार ने इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। राज्य में कई जनजातियों का प्रभुत्व है। इनमें मैती, कुकी, नागा और हमार प्रमुख हैं। मणिपुर में विधानसभा की 20 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए जबकि 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में करीब 280 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस ने कुल 42 सीट पर जीत हासिल की। सीपीआई और एमपीपी इस चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई, जबकि अन्य के खाते में 18 सीटें गई थीं।
2014 में एमएससीपी के 5 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके साथ ही विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 47 पहुंच गई थी। मौजूदा चुनाव में कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला की प्रजा पार्टी के चुनाव मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। नमस्कार।